नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल ITI CBT एग्ज़ाम में। तो आज हम इंजीनियर ड्राइंग का 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर 25 MCQ प्रश्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरा दोस्तों कि इससे पहले हमने जो 10 पेपर के बारे में चर्चा की थी, उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रखी है। तो आज पेपर नंबर 11 जो आपकी CBT परीक्षा पास करने के लिए है, बहुत उपयोगी होगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन अराइंग एट द साइज ऑफ ड्राइंग शीट वॉट साइड एक्स एंड वाई आर, यानी कि ड्राइंग शीट के आकार यानी कि साइज जिनकी भुजाएं एक्स और वाई तक पहुंचने में शामिल मूल सिद्धांत है। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। तो यहाँ ऑप्शन दिए है एक्स जैम वाई जैम बराबर 1 जैम अंडर 2 एंड एक्स वाई बराबर 1, बी एक्स जैम वाई बराबर अंडर 2 जैम 1 एंड एक्स वाई 1, सी एक्स जैम वाई बराबर 1 जैम अंडर 2 एंड एक्स वाई बराबर 1/2, और डी एक्स जैम वाई बराबर 1 जैम अंडर 2 एंड एक्स वाई बराबर अंडर 2। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एक्स जैम वाई बराबर 1 जैम अंडर 2 एंड एक्स वाई बराबर 1। तो दोस्तों यहाँ पे हमने रिलेशन बिटवीन टू साइड जो होती है इसका फिगर भी लिया है, और बेसिक प्रिंसिपल जो होता है, द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन अराइंग एट द साइज आर एक्स जैम वाई बराबर 1 जैम अंडर 2, और दूसरा बी है एक्स वाई बराबर 1। इसके बाद अगला सवाल, द एजिस ऑफ द ड्राइंग बोर्ड ऑन विच टी स्क्वायर इज मेड टू स्लाइड इज कॉल्ड एस, यानी कि ड्राइंग बोर्ड के धार जिस पर टी स्क्वायर को स्लाइड करने के लिए बनाया गया है उसे कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन दिए है बैटेंस, बी वर्किंग धार यानी कि वर्किंग एजिस, सी इबोनी, और डी इनमें से कोई नहीं यानी कि नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वर्किंग धार यानी कि वर्किंग एजिस। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ड्राइंग बोर्ड की फिगर भी ली है, जो बॉटम साइड जो होती है नीचे की तरफ, तो वो इस प्रकार की होती है, और यहाँ हमने ड्राइंग बोर्ड और टी स्क्वायर दोनों की भी फिगर ली है। तो ड्राइंग बोर्ड के धार जिस पर टी स्क्वायर को स्लाइड करने के लिए बनाया गया है उसे वर्किंग धार यानी कि वर्किंग एजिस कहा जाता है। इसके बाद अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर डायमेंसिंग ए व्यू, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दृश्य यानी कि व्यू को आयाम देने के लिए सही कथन है। तो ऑप्शन ए, उन सभी को आयाम वाले भागों के करीब रखा जाना चाहिए, बी उन सभी को दृश्य यानी कि व्यू के भीतर रखा जाना चाहिए, सी उन्हें छिपी हुई रेखा के बजाय दृश्यमान रूपरेखा से चिन्हित किया जाना चाहिए, और डी एक दृश्य यानी कि एक व्यू में दर्शाए गए आयाम दूसरे व्यू में दोहराया जा सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उन्हें छिपी हुई रेखा के बजाय दृश्यमान रूपरेखा से चिन्हित किया जाना चाहिए, यानी कि दे शुड बी मार्केड फ्रॉम विजिबल आउटलाइन रेदर देन फ्रॉम हिडन लाइन। इसके बाद अगला सवाल, तो दोस्तों इस वीडियो में जो भी प्रश्न ब्लू कलर से हाईलाइट किया है वो प्रश्न, इससे पहले हमने 10 पेपर के बारे में चर्चा की थी, तो उनमें जो प्रश्न था तो यहाँ फिर से रिपीट होता है। तो जो भी प्रश्न ब्लू कलर से हाईलाइट किया है वो प्रश्न रिपीट है, तो ये प्रश्न यहाँ रिपीट होता है। द इंक्लिनेशन ऑफ लेटर्स रिकमेंडेड बाय BIS इज, यानी कि BIS द्वारा अनुशंसित अक्षरों का झुकाव है। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए 75 डिग्री, बी 70 डिग्री, सी 65 डिग्री, और डी 60 डिग्री। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 75 डिग्री। तो समझ के लिए हमने यहाँ जो इंक्लाइन लेटरिंग आते हैं इसकी भी फिगर ली है, जो 75 डिग्री इंक्लाइन होते हैं। इसके बाद अगला सवाल, व्हेन टू डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर ड्रोवन एट राइट एंगल टू ईच अदर विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगॉन विल हैव ऑल द साइड एट 45 डिग्री टू दिस डायमीटर्स, यानी कि जब एक वृत्त यानी कि सर्कल को दो व्यास एक दूसरे से समकोण पर खींचे जाते हैं तो निम्नलिखित में से किस बहुभुज की सभी भुजाएं इन व्यासों से 45 डिग्री पर होगी। तो ऑप्शन ए यानी कि हेक्सागोनल इंस्क्राइब इन गिवन सर्कल,
बी, दिए गए सर्कल में अंकित एक पंचकोण यानी कि ए पेंटागन इंस्क्राइबेड इन गिवन सर्कल। सी, एक दिए गए वृत्त में अंकित एक अष्टभुज यानी कि ए ऑक्टागन इंस्क्राइबेड इन गिवन सर्कल। और डी, दिए गए सर्कल में अंकित एक वर्ग यानी कि ए स्क्वायर इंस्क्राइबेड इन गिवन सर्कल। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दिए गए सर्कल में अंकित एक वर्ग यानी कि ए स्क्वायर इंस्क्राइबेड इन गिवन सर्कल। तो दोस्तों समझ के लिए हमने यहाँ फिगर भी रखी है। इसके बाद अगला सवाल, तो दोस्तों ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। द यूज ऑफ टी स्क्वायर इन इंजीनियरिंग ड्राइंग इज टू ड्रॉ, यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में टी स्क्वायर का उपयोग बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए, समांतर और लंबरूप रेखाएं यानी कि पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। बी, क्षैतिज रेखाएं यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइंस। सी, लंबवत रेखाएं यानी कि वर्टिकल लाइंस। और डी, ये सभी यानी कि ऑल ऑफ दिस। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्षैतिज रेखाएं यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो दोस्तों यहाँ पे हमने समझ के लिए टी स्क्वायर की भी फिगर रखी है। तो इंजीनियर ड्राइंग में टी स्क्वायर का उपयोग क्षैतिज रेखाओं यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला सवाल, द डायमेंशन फिगर फॉर डायमीटर ऑफ ए सर्कल शुड, यानी कि एक वृत्त के व्यास के लिए आयाम आकृति होनी चाहिए। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए, प्रतीक फाई से पहले। बी, प्रतीक डी से पहले। सी, प्रतीक फाई द्वारा प्रत्यय। और डी, प्रतीक डी द्वारा प्रत्यय। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रतीक फाई से पहले। तो दोस्तों समझ के लिए हमने यहाँ फिगर भी रखी है कि वृत्त का जो व्यास जो होता है उसको दर्शाने के लिए सबसे पहले फाई जो होता है वो हमें लिखना है। इसके बाद जो भी उसका माप है यानी कि डायमेंशन है तो वो हमें फाई के जो सिंबल है इसके बाद में हमें यहाँ लिखना है। तो आप देख सकते हो कि फाई 30। और दूसरी फिगर है तो इसमें भी यहाँ पहले फाई की सिंबल रखी है और इसके बाद जो उसका माप है वो दर्शाया जाता है। इसके बाद अगला सवाल, एज पर SP 46 लाइन टाइप ई रिप्रेजेंट, यानी कि SP 46 के अनुसार लाइन प्रकार ई का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए, निरंतर मोटी रेखा यानी कि कंटिन्यूस थिक लाइंस। बी, निरंतर पतली मुक्त हाथ रेखा यानी कि कंटिन्यूस थिन फ्री हैंड लाइन। सी, डैशेड मोटी रेखा यानी कि डैशेड थिक लाइंस। और डी, डैशेड पतली रेखा यानी कि डैशेड थिन लाइन। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डैशेड मोटी रेखा यानी कि डैशेड थिक लाइन। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक फिगर भी ली है। तो उसके अंदर जो ई रिप्रेजेंट जो करता है तो आप देख सकते हो कि ई टाइप की जो लाइन होती है वो डैशेड थिक लाइन होती है। इसके बाद अगला सवाल, तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। द लेंथ टू हाइट रेशियो ऑफ क्लोज फिल एरोहेड इज, यानी कि एक बंद भरे हुए एरोहेड की लंबाई और ऊंचाई का अनुपात है। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए 1:3, बी 3:1, सी 1:2 और डी 2:1। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 3:1। तो दोस्तों यहाँ पे हमने फिगर भी ली है एरोहेड की। तो उसमें आप देख सकते हो कि जो एरोहेड की जो लंबाई होती है वो ऊंचाई से 3 गुना ज़्यादा होती है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ऊंचाई W है और उसकी लंबाई जो है वो 3W है, यानी कि 3 गुना ज़्यादा होती है। इसके बाद अगला सवाल, द स्पेस फॉर टेक्स्ट ऑन ड्राइंग शीट डू नॉट प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि ड्राइंग शीट पर टेक्स्ट के लिए स्थान निम्नलिखित जानकारी प्रदान नहीं करता है। तो ऑप्शन ए, कंपनी का नाम, ड्राइंग का शीर्षक यानी कि टाइटल, उपयोग किए जाने वाला प्रक्षेपण, स्केल और कोण। बी, विशिष्ट प्रतीकों का संक्षिप्त नाम और आयामों की इकाई। सी, सामग्री, सतह के उपचार और असेंबली प्लेसमेंट के संबंध में निर्देश। और डी, पूरक चित्र और अन्य दस्तावेजों का संदर्भ। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कंपनी का नाम, ड्राइंग का शीर्षक, उपयोग किए गए प्रक्षेपण, स्केल और कोण, यानी कि नेम ऑफ द कंपनी, टाइटल ऑफ द ड्राइंग, स्केल एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यूज। इसके बाद अगला सवाल, लाइन XY इज टू बी डिवाइडेड into 12 equal part by geometric construction, which of the following statement concerning their procedure is correct, यानी कि रेखा XY को ज्यामिति रचना द्वारा 12 बराबर भागों में विभाजित किया जाना है। इस प्रक्रिया में संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए, Y से खींची गई एक रेखा PY किरण XY की समान लंबाई है।
बी कंपास को एक्स वाई की लंबाई के 1/12 पर समान रूप से फैलाया जाना चाहिए। सी रेखा को किरण रेखा पी वाई पर एक्स से 12वें अंतराल तक एक रेखा खींचनी चाहिए। और डी एक्स वाई और किरण रेखा पी वाई से बनने वाला न्यूनतम कोण 30 डिग्री से या उससे कम होना चाहिए। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रेखा को किरण रेखा पी वाई पर एक्स से 12वें अंतराल तक एक रेखा खींचनी चाहिए, यानी कि ए लाइन शुड बी ड्रोवन फ्रॉम एक्स टू 12 इंटरवल ऑन रे लाइन पी वाई। इसके बाद अगला सवाल, द ड्राइंग शीट नियर टू फुल स्केप पेपर इज, यानी कि फुल स्केप पेपर के निकट की ड्राइंग शीट है। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए A0, बी A3, सी A4 और डी A2। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी A4। तो दोस्तों समझ के लिए हमने एक यहाँ फिगर भी ली है। तो फुल स्केप पेपर के निकट की ड्राइंग जो शीट होती है वो A4 होती है और इसकी जो साइज होती है चौड़ाई 210 और जो लेंथ यानी कि लंबाई जो होती है 297 mm होती है। इसके बाद अगला सवाल, हैचिंग लाइन आर ड्रोवन एट एन एंगल अप टू द एक्सिस और द मेन आउटलाइन ऑफ द सेक्शन, यानी कि हैचिंग रेखाएं अक्ष के कोण पर या खंडों की मुख्य रूपरेखा पर खींची जाती है। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए 60 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 30 डिग्री और डी 90 डिग्री। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री। तो समझ के लिए हमने एक फिगर भी रखी है। तो आप देख सकते हो कि जो सेक्शन लाइन जो होती है वो 45 डिग्री पर झुकी हुई होती है और दो लाइन के बीच में जो दूरी होती है वो 2.5 mm होती है। इसके बाद अगला सवाल, विच एंगल कैन नॉट बी मेड विथ आइदर ए 45 और 30 60 ट्राइंगल और ए कॉम्बिनेशन ऑफ द टू, यानी कि 45 या 30 या 60 त्रिभुज या दोनों के संयोजन से कौन सा कोण नहीं बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए 90, बी 70, सी 30 और डी 15। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 70 डिग्री। तो दोस्तों 70 डिग्री जो एंगल यानी कि जो कोण होता है वो 45, 30, 60 जो ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज होता है उन दोनों के संयोजन से ये कोण बनाया नहीं जा सकता है। इसके बाद अगला सवाल, तो ये प्रश्न अभी यहाँ रिपीट होता है, प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 3 व्यू इज नॉन एज, यानी कि किसी वस्तु के 3 व्यू यानी कि दृश्यों के प्रक्षेपण के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए परिप्रेक्ष्य यानी कि पर्सपेक्टिव, बी सममितीय यानी कि आइसोमेट्रिक, सी ऑब्लिक और डी ऑर्थोग्राफिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ऑर्थोग्राफिक। तो दोस्तों किसी वस्तु का 3 जो व्यू यानी कि दृश्यों का प्रक्षेपण होता है उसे ऑर्थोग्राफिक के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे हमने एक फिगर भी रखी है कि ये जो फिगर है तो वो आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की जो ये 3 व्यू दिखाए गए हैं फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू, तो उसे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहा जाता है। इसके बाद अगला सवाल, अलाइन एंड यूनिडायरेक्शन मेथड ऑफ डायमेंशनिंग हॉरिजॉन्टल डायमेंशन लाइन इज फॉर प्लेसिंग द डायमेंशन, यानी कि आयाम की संरेखित और एक दिशात्मक विधि आयाम रखने के लिए क्षैतिज आयाम रेखा है। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए टूटी हुई यानी कि ब्रोकन, बी टूटी हुई नहीं यानी कि नॉट ब्रोकन, सी झुका हुआ यानी कि इंक्लाइंड और डी इनमें से कोई नहीं यानी कि नॉन ऑफ दिस। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं यानी कि नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों यहाँ पे एलाइन और यूनिडायरेक्शन जो मेथड होती है डायमेंशन की, इसकी फिगर भी हमने रखी है। तो लेफ्ट हैंड जो लेफ्ट साइड की जो फिगर है तो वो एलाइन मेथड ऑफ डायमेंशनिंग की है और जो राइट हैंड की जो फिगर है वो यूनिडायरेक्शन मेथड ऑफ डायमेंशनिंग की है। इसके बाद अगला सवाल, विच टूल कैन बी यूज टू ड्रॉ ए 90 डिग्री एंगल, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए किस टूल का उपयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए 30, 60 त्रिकोण, बी प्रोटेक्टर, सी ड्राफ्टिंग मशीन और डी ये सभी यानी कि ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ये सभी यानी कि ऑल ऑफ दिस। तो समझ के लिए हमने यहाँ 30 और 60 डिग्री जो त्रिकोण होता है ट्राइंगुलर सेट स्क्वायर, इसकी भी फिगर ली है। इसके बाद प्रोटेक्टर की मदद से भी हम 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं।
उसके बाद ड्राफ्टिंग मशीन जो आता है उसकी सहायता से हम 90 डिग्री का कोण यानी कि एंगल बना सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल, विच टाइप ऑफ लाइन इज पार्ट ऑफ ए डायमेंशन, यानी कि किस प्रकार की रेखा आयाम का भाग है। तो ऑप्शन ए ब्रेक लाइन, बी फैंटम लाइन्स, सी एक्सटेंशन लाइन और डी कटिंग प्लेन लाइन्स। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी एक्सटेंशन लाइन। तो दोस्तों यहाँ पे हमने फिगर भी ली है कि जो एक्सटेंशन लाइन होती है वो डायमेंशन लाइन का एक पार्ट होता है। तो आप देख सकते हो कि डायमेंशन लाइन है ये, और ये जो कोई भी ऑब्जेक्ट का हमें डायमेंशन देना है तो हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस लेंगे। तो ये जो लाइन है तो उसे एक्सटेंशन लाइन कहा जाता है। इसके बाद अगला सवाल, इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन द प्रोजेक्शन लाइन आर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में प्रोजेक्शन लाइन प्रोजेक्शन के प्लेन के लिए है। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए झुका हुआ यानी कि इंक्लाइन, बी समांतर यानी कि पैरेलल, सी लंबरूप यानी कि परपेंडिकुलर और डी इनमें से कोई नहीं यानी कि नॉन ऑफ दिस। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी लंबरूप यानी कि परपेंडिकुलर। तो समझ के लिए हमने यहाँ फिगर भी ली है। तो आप देख सकते हो कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में प्रोजेक्शन लाइन प्रोजेक्शन प्लेन के लंबरूप यानी कि परपेंडिकुलर होती है। इसके बाद अगला सवाल, स्टैंडर्ड ड्राफ्टिंग एब्रीवेशन एज रिकमेंडेड बाय SP46 CL इज यूज फॉर द देम, यानी कि SP46 CL द्वारा अनुशंसित मानक पारूपण संक्षिप्त शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए केंद्रों यानी कि सेंटर्स, बी केंद्र रेखाएं यानी कि सेंटर लाइंस, सी केंद्र से केंद्र यानी कि सेंटर टू सेंटर और डी इनमें से कोई नहीं यानी कि नॉन ऑफ दिस। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी केंद्र रेखाएं यानी कि सेंटर लाइंस। तो यहाँ पे हमने एक टेबल भी रखा है। तो आप देख सकते हो कि जो CL जो होता है वो सेंटर लाइन के शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला सवाल, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द प्रेसिडेंस ऑफ लाइंस, यानी कि रेखाओं की पूर्वता के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन ए एक छिपी हुई रेखा की केंद्र रेखा पर पूर्वता होती है, बी दृश्य रेखा पर मध्य रेखा को प्राथमिकता दी जाती है, सी मीटर लाइन पर दिखाई देने वाली रेखा को प्राथमिकता दी जाती है और डी ये सभी यानी कि ऑल ऑफ दिस। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ये सभी यानी कि ऑल ऑफ दिस। इसके बाद अगला सवाल, एक्सटेंशन आर्म यूज विथ इंजीनियर कंपास टू फैसिलिटीज़, यानी कि इंजीनियरिंग कंपास के साथ एक्सटेंशन आर्म की सुविधा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए ग्रिपिंग आर्म को बढ़ाने के लिए, बी बड़े व्यास के वृत्त बनाने के लिए, सी लेग के बीच की दूरी को एडजस्ट करने के लिए और डी सटीकता बढ़ाने के लिए यानी कि टू इंक्रीज द एक्यूरेसी। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बड़े व्यास के वृत्त बनाने के लिए यानी कि टू ड्रॉ सर्कल ऑफ लार्ज डायमीटर। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक फिगर भी ली है कि जो इंजीनियरिंग कंपास के साथ जो एक्सटेंशन आर्म होता है वो बड़े व्यास के वृत्त बनाने के लिए यानी कि टू ड्रॉ सर्कल ऑफ लार्ज डायमीटर की सुविधा के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला सवाल, द टू डिफरेंट रिकमेंडेड सिस्टम ऑफ प्लेसिंग द डायमेंशन आर, यानी कि आयामों को रखने की दो अलग अलग अनुशंसित प्रणालियां है। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए यूनिडायरेक्शन और अलाइन सिस्टम, बी अपराइट और इंक्लाइन सिस्टम, सी रैखिक और ऑब्लिक सिस्टम और डी रैखिक और इंक्लाइन सिस्टम। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यूनिडायरेक्शन और अलाइन सिस्टम। तो यहाँ पे हमने दो सिस्टम जो है उसकी फिगर भी ली है। तो पहली है अलाइन सिस्टम और दूसरी है यूनिडायरेक्शन सिस्टम। इसके बाद अगला सवाल कि एक समतल में गतिमान बिंदु द्वारा इस प्रकार निकाले गए वक्र का नाम बताइए कि दो स्थिर बिंदुओं के इसकी दूरी के बीच का अंतर स्थिर है। तो ऑप्शन ए दीर्घवृत्त यानी कि एलिप्स, बी परवलय यानी कि पैराबोला, सी हाइपरबोला यानी कि अति परवलय और डी इनमें से कोई भी यानी कि एनी ऑफ दिस। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हाइपरबोला यानी कि अति परवलय। तो इसकी भी फिगर हमने यहाँ ली है। इसके बाद अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज इज नॉट सर्वेड बाय डिवाइडर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य डिवाइडर द्वारा पूरा नहीं किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं, ए रेखाओं या वक्र को कई समान भागों में विभाजित करे,
बी ड्राइंग के एक भाग के दूसरे भाग में माप स्थानांतरित करने के लिए, सी फुल साइज, छोटे साइज या बढ़े हुए साइज का चित्र बनाएं, और डी ड्राइंग पर समान धुरियों की एक श्रृंखला सेट करें। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फुल साइज, छोटे साइज या बढ़े हुए साइज का चित्र बनाइए, यानी कि मेक फुल साइज, रिड्यूस साइज और एनलार्ज साइज ड्राइंग। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पेपर नंबर 12 के बारे में चर्चा करेंगे।